भाषा विभाग ने शुरू किया था कुछ वर्ष पहले, वो आज एक ऐसी जगह पहुंचा हुआ दिखता है जहां से ज्यादा व्यावहारिक हल इस विषय के भविष्य का निकलने की आशा पैदा हो सकती है। इतना लंबा वाक्य आपने सुना, उस वाक्य से ही आप समझ गए होंगे कि ये कितना मुश्किल काम था और कितना मुश्किल काम अभी भी है। और इसकी वजह कुछ संध्या जी आपको समझा चुकी हैं, आप लोग खुद महीने भर से यहाँ हैं। इस तरह के विषय को हमारी बहुत ही एक कह सकते हैं आपकी एक दमघोंटू किस्म की शिक्षा व्यवस्था में खपाना और वो भी सम्मान पूर्वक उसको स्थापित करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। सृजन इस पुस्तक का शीर्षक है, ये पूरा जो विषय है क्रिएटिव राइटिंग और ट्रांसलेशन नाम से इसको तैयार किया गया। इसको आज की बनी हुई शिक्षा व्यवस्था में, वो भी 10वीं के बाद यानी 11वीं 12वीं में स्थान देना एक बहुत ही कल्पनाशील किस्म का, एक तरह की फैंटेसी जैसा काम दिखता था जब ये शुरू हुआ। और इसलिए जो लोग हमारी भाषा में, हमारे देश में इस तरह के बहुत ही कल्पनाशील लोग हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पर एकत्र किया गया, जिनके नाम आप इस सूची में देख सकते हैं, इस किताब को बनाने वाले लोगों की सूची में। हमारे समाज के जो सबसे कह सकते हैं आपके सृजनशील लोग हैं, आगे का सोचते हैं, बनी हुई दुनिया की परवाह नहीं करते हैं, ऐसे लोगों ने मिल करके इस विषय की रचना की, इसका पाठ्यक्रम बनाया, इसकी किताब बनाई, पहली किताब। इस सब को करते हुए अक्सर संध्या जी, कीर्ति जी, बाकी लोग भी मेरे पास बार बार ये कहने के लिए आया करते थे कि अब बंद तो जाएगा सर ये, लेकिन इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या ये सीबीएसई की जो पत्थर की चक्की के 2 पार्ट हैं उनमें किस तरह पिसेगा और पिस के ये साबुत निकलेगा और यह 2 दलों में निकलेगा या बिल्कुल ही आटा बन जाएगा। इस तरह के सवाल अक्सर उन दिनों में मैं सुना करता था। और जब आप प्रशासन में होते हैं तो जवाब तो आपको पॉजिटिव ही देना पड़ता है। तो अक्सर मैं कहता था नहीं, आप बिल्कुल परवाह मत कीजिए और इसकी लड़ाई जारी रहेगी और जहां जहां होगी वहां हम खड़े रहेंगे। तो आज एक तरह से मुझे ये भी लग रहा है कि आज उस लड़ाई का एक महत्वपूर्ण दिन है। आखिर ये पहली बार है कि इतने शिक्षकों को इस विषय में दीक्षित करने का प्रयास एनसीईआरटी ने किया है और इस दिन मैं हाजिर हो सका हूं। हालांकि संध्या जी आपको बता ही चुकी हैं कि मुझे ये काम इतना मुश्किल लगा कि मैं पहले दिन से कोशिश कर रहा था आने की, अंत में आज आ पाया हूँ। तो उससे पता लगता है कि मेरा संकोच भी कितना बड़ा होगा, क्योंकि मुझे अंदाज है कि ये बड़ा ही मुश्किल काम है। और इस पर इन्होंने मुझसे कहा था कि आप बोलिए किताब पर, और इन्होंने कई सारे सवाल भी मुझे भेजे थे जिनके उत्तर इस दौरान आपको ढूंढना थे। आज सुबह फिर मैंने उनकी चिट्ठी पढ़ी जो उन्होंने भेजी थी मेरे पास, उन सवालों को याद करने के लिए। तो अब इसका आसान उत्तर तो यही है कि ये सवाल अब आप, इन सवालों से आप खुद जूझ चुके होंगे, इसलिए मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ और सवाल हैं जो कि मैं आपके बीच उठाना चाहता हूं, जिनका किसी हद तक जो मेरे जहन में उनका महत्व है वो भी आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि उनके उत्तर दरअसल किसी के पास है नहीं। इस किताब को पढ़ते वक्त आपके मन में भी सवाल आया होगा, मेरे मन में भी कई बार आया है कि इस किताब को कौन पढ़ाएगा। सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हमारी व्यवस्था में जब तक किसी विषय के नाम से अध्यापक की नियुक्ति ना हो तब तक उसको पढ़ाने वाला मिलता नहीं है। फिलहाल हमारे केंद्रीय विद्यालयों में, नवोदय विद्यालयों में, सरकार के और प्रांतीय विद्यालयों में या प्राइवेट संस्थाओं में जो अध्यापक हैं वो या तो अंग्रेजी के शिक्षक हैं या हिंदी के शिक्षक हैं, किसी और भाषा के शिक्षक हैं, और वो अपना समय आखिर उन विषयों में लगाते हैं जिनके वो शिक्षक हैं। आप सब लोग जाहिर है कि इन्हीं विषयों के शिक्षक होंगे, या हो सकता है कुछ और विषयों के भी शिक्षक हों। तो आपके पास वो समय कहां से आएगा कि आप इस अतिरिक्त विषय को पढ़ा सकें। और अगर इस अतिरिक्त विषय का एक विशेष शिक्षक नियुक्त करना है
तो आप जानते हैं हमारी व्यवस्था में सवाल पहले ये खड़ा होगा कि उनके पास इस विषय को पढ़ाने की पात्रता किसके प्रमाण पत्र से मानी जाए। कौन सी संस्था है जो कि क्रिएटिव राइटिंग और ट्रांसलेशन में बीएड करवा रही है या कि एमए करवा रही है, इत्यादि इत्यादि। इस तरह की जो एक निहायत एक उस किस्म के औपचारिक सवाल हैं जो कि नौकरशाही जिन सवालों में जीती मरती है, और ब्यूरोक्रेसी आखिर जिंदा है तो इसीलिए जिंदा है कि ऐसे सवाल जिंदा है, वरना कैसे ब्यूरोक्रेसी इतने चलेगी। तो वो सारे सवाल रहेंगे इस किताब के साथ, इस विषय के साथ। और अगर आप ये सोचेंगे ठीक है इस विषय का कहीं से कोई अध्यापक नियुक्त हो भी जाए, मान लीजिए कि आजकल जमाना है कॉन्ट्रैक्ट का, अस्थायी नियुक्ति का, गेस्ट टीचर्स का, तो अगर कहीं कोई केंद्रीय विद्यालय इंतजाम कर भी दे, हालांकि इतना आसानी से वो करता नहीं है, फिर भी मान लीजिए कर दे, तो प्रश्न उठता है कि ऐसे व्यक्ति के लिए क्या पर्याप्त काम होगा कि जितने बच्चों ने ये विषय लिया है उनको ये काम दिया जाए। क्योंकि ये भी परंपरा हमारे यहाँ है कि जो व्यक्ति पीजीटी है उसको केवल 11-12 के स्तर पर ही काम करना है, वो 9-10 पे काम नहीं कर सकता है, इत्यादि। बहुत ही छोटी सी बानगी मैं आपको दे रहा हूं उन समस्याओं की जिनसे अभी इस विषय को जूझना है। जाहिर है कि ये एक बहुत ही नई तरह का विषय है, क्रिएटिव विषय है, और जब तक इस तरह का ही कोई क्रिएटिव हल प्रशासन के पास ना हो, प्रशासन भी उतना ही क्रिएटिव हो, तब जाके वो सोच सकता है, रूपरेखा बना सकता है ऐसे विषय के लिए अध्यापक की और अध्यापक की मानसिक तैयारी की। जाहिर है कि इस किताब का उद्देश्य सिर्फ किताब नहीं है, ये भी तय हमारी व्यवस्था में जो एक दूसरा उसका एक ऐतिहासिक चरित्र है वो ये है कि टेक्स्ट बुक की पढ़ाई होती है। विषय की पढ़ाई का अर्थ ही है टेक्स्ट बुक की पढ़ाई। सिलेबस की जगह टेक्स्ट बुक पढ़ी जाती है, उसी से इम्तिहान लिया जाता है, उसी के आधार पर सब कुछ होता है। अब अगर ये वाली पुस्तक भी इसी तरह से देखी जाएगी पाठ्य पुस्तक के रूप में, तो जाहिर है कि इसकी जो आत्मा है उसके साथ न्याय नहीं है। अब ये आत्मा कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी किताब की है। जो राष्ट्रीय पाठचर्या एनसीईआरटी ने बनाई है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसकी व्यापक आत्मा भी यही है कि पाठ्यक्रम, शिक्षण, परीक्षा, ये सभी चीजें पाठ्य पुस्तक से आगे जाए। पाठ्य पुस्तक केवल एक माध्यम बने, एक जरिया बने, एक पुल बने, उस पुल पर से गुजर के फिर आपको दुनिया दिखाई दे। ये नहीं कि पाठ्य पुस्तक ही उद्देश्य बन जाए कि हम तो अपनी बस्ती पुल पर ही बनाएंगे या पुल पर ही हम अपना मकान बनाएंगे, वही रहा करेंगे। एनसीएफ बड़ा साफ शब्दों में कहता है कि नहीं, पाठ्य पुस्तक तो एक जरिया है और वो एक मानगी है केवल ज्ञान को पाने के तरीकों की, बच्चे की जो चाह है समझने की, उसका एक छोटा सा उदाहरण है। और उस उदाहरण की मदद से सैकड़ों अन्य स्थितियां, उदाहरण, स्रोत अध्यापक जुटा सकता है, बच्चे स्वयं भी जुटाएंगे, स्कूल के वातावरण में, स्कूल से बाहर के वातावरण में। ये तमाम एनसीएफ के उद्देश्यों में शामिल है। उसके शुरू में 5 उद्देश्य दिए हैं, उन्हीं में ये शामिल है कि पढ़ाई पाठ्य पुस्तक से आगे जाए, ऊपर उठे, बच्चों के अपने जीवन, स्कूल के जीवन और बाहर के जीवन में संपर्क पैदा किया जाए, इम्तिहानों का जो बहुत ही एक बना बनाया एक रट्टू तोता वाला चरित्र है वो बदले, इत्यादि। इस तरह की बातें एनसीएफ में तमाम लिखी हुई हैं और अन्य विषयों की पुस्तकें भी इसको ध्यान में रखकर ही एनसीईआरटी ने बनाई, चाहे वो गणित की हो, विज्ञान की हो। मेरे दोनों तरफ इस समय हमारे जो गणित के, विज्ञान के वो साथी जिन्होंने एक बहुत ही अभूतपूर्व ढंग से इन विषयों की पुनर्रचना की, इनके जरिए पूरा एक कल्पना का संसार खोला, ये लोग बैठे हुए हैं इस समय और इनको, इनकी किताबें देख करके आप समझ सकते हैं कि इन विषयों में भी कितनी समस्याओं का सामना ये किताबें कर रही हैं। समस्याओं मतलब चुनौतियों का सामना, कि इनकी जो आत्मा है वो परीक्षा और परीक्षा के कारण फिर कक्षा के शिक्षण, इस सब की चौहद्दी में कई बार फंस जाती है। ठीक है, बहुत से बच्चे बावजूद इस चौहद्दी के उसमें से निकलते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, कुछ अध्यापक भी कुछ नया काम करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं इस कारण से, क्योंकि हमको पाठ्य पुस्तक में ही सोचने की आदत है। अब इस दृष्टिकोण से अगर आप सृजन को देखें, इस किताब को देखें, थोड़ा साफ दिखाई देता है कि ये किताब केवल एक इशारा है। अब जैसे इस किताब में मान लीजिए दीवार में एक खिड़की रहती थी,
की बात का एक उदाहरण दिया गया, या गीतांजलि का उदाहरण दिया गया, या कोई भी आप विक्रम सेठ की कविता का उदाहरण दिया गया, इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि ये उदाहरण उद्देश्य नहीं है। ये उदाहरण तो केवल समझने के लिए हैं कि अभिव्यक्ति किसे कहते हैं या कि रचनात्मकता क्या है, इसका एक स्पर्श बात देने के लिए ये उदाहरण है। और उम्मीद क्या है? उम्मीद यह है कि इन उदाहरणों से उस स्पर्श को पाकर छात्र स्वयं और उसका शिक्षक इस किस्म की और रचनाएं पढ़ेगा, तलाशेगा और अधिक से अधिक जिज्ञासु हो करके साहित्य की दुनिया में प्रवेश करेगा, अभिव्यक्ति के ज्यादा बड़े संसार को टटोलेगा। अब इस सब के लिए जाहिर है कि स्कूल की एक पूरी सहमति इसके पीछे चाहिए, प्राचार्य की सहमति चाहिए कि देखिए इस पुस्तक में कम से कम और नहीं तो मेरा ख्याल है कि 50 या 70-80 बड़े लेखकों, कवियों इत्यादि की रचनाओं का जगह जगह जिक्र है, तो उनकी तमाम रचनाएं स्कूल में, लाइब्रेरी में मंगाई जाएं। विक्रम सेठ का एक उदाहरण है तो विक्रम सेठ की कम से कम 4-6 किताबें वहां पर हों, उनके अनुवाद भी हों। सूटेबल बॉय, एक अच्छा सा लड़का, हिंदी में उसका अनुवाद है, इस तरह की तमाम चीजों के अनुवाद हों। विनोद कुमार शुक्ल की नौकर की कमीज हिंदी में लिखी गई, उसका अनुवाद है। सर्वेंट शर्ट, दोनों स्कूल में मंगाए जाएं। और इस तरह से जितनी यहाँ रचनाएं हैं, गीतांजलि से लेकर के और आज के समकालीन लेखन तक, वो तमाम चीजें इस लाइब्रेरी में उपलब्ध हो, जिससे इन उदाहरणों को पढ़कर बच्चे स्वयं लाइब्रेरी जाकर के उद्धृत लेखक की अन्य रचनाएं स्वयं पढ़ सकें और अपनी मर्जी से फिर तय करें कि उनमें से कौन सा हिस्सा है जिस पर वो कोई अभ्यास करना चाहेंगे, उसको किसी अन्य तरह से अभिव्यक्त करना चाहेंगे, इत्यादि इत्यादि। तो यानी आशा यह है कि अगर ये किताब इस विषय के साथ और राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के साथ न्याय करने के लिए सामने आती है, तैयार की जाती है, तो ये बड़ा जरूरी है कि इसके पीछे जो जिस तरह की संसाधन चाहिए, स्रोत चाहिए, वो स्कूल में ही उपलब्ध हो। वैसे भी एनसीएफ में लिखा है कि पाठ्यक्रम कोई किताबी दस्तावेज नहीं है, उसकी भी कई साइट्स हैं। पुस्तकालय उनमें से एक बड़ी महत्वपूर्ण एक साइट है जहां पर पाठ्यक्रम अंजाम दिया जाता है, पाठ्यचर्या को आगे बढ़ाया जाता है। इस तरह की और चीजें, जैसे इसमें मीडिया का पूरा एक, आपने देखा होगा, पूरा एक अध्याय है। अब मीडिया में क्या व्याप्ति है साहित्य की, उदाहरण जैसे हमने मतलब त्रिलोचन का इसमें एक इंटरव्यू का उदाहरण है, तो अब त्रिलोचन के इंटरव्यू आकाशवाणी पर सीडी में भी उपलब्ध हैं। विक्रम सेठ की बहुत सी चीजें आज यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। अन्य कवियों का या अन्य साहित्यकारों की जो चीजें दी गई हैं वो अनेक माध्यमों में आज दुनिया में घूम रही हैं। तो स्कूल के भीतर एक ऐसा संसाधन केंद्र भी हो जहां पर कि इस किताब में जिन चीजों का जिक्र आया है वो ऑडियो, विजुअल, अन्य माध्यमों में आसानी से उपलब्ध हो। बच्चे उन कवियों की आवाजें सुन सकें, उनको पढ़ने वालों की आवाज सुन सकें, चाहे वो राष्ट्रगान हो और चाहे वो एक साधारण कविता हो। क्या फर्क पड़ता है इस बात से जब हम उसको तैयार करते हैं किसी विजुअल प्रस्तुति के लिए, ऑडियो प्रस्तुति के लिए, तो किसने उसको किस तरह गाया, कि कहां पर उसने लय को बदला, कहां पर उसने जोर दिया। मीरा को पढ़ते हैं, सुबु लक्ष्मी जब गाती हैं तो कैसा लगता है, वाणी जयराम जब गाती हैं तो कैसा लगता है, कैसे ये फर्क पैदा होता है। जब तुलसीदास को कुमार गंधर्व गाते हैं तो उसमें क्या जुड़ जाता है जो तुलसीदास को किसी और के मुंह से सुनिए तो नहीं जुड़ता हुआ लगता। इस तरह की भावनाओं से अगर बच्चे को गुजरना है इस किताब को पढ़ते समय, खासकर जो मीडिया का पूरा हिस्सा है उससे गुजरते समय, तो ये जरूरी है कि स्कूल में सिर्फ पुस्तकालय ही नहीं, एक और जिसको हमने करिकुलर साइट का नाम दिया है, ऐसी साइट हो जहां पर कि इस तरह के ऑडियो विजुअल या अन्य माध्यमों के का पूरा रिकॉर्ड करें। अपने स्कूल में जो व्यक्ति लिखता है, पढ़ता है, कोई चित्र बनाता है, उसके साथ एक साक्षात्कार लें, साक्षात्कार लेना देना सीखें, इत्यादि। ये तमाम काम भी मांग करते हैं कि हम इस किताब को एक जीवित अनुभव बनाने के लिए जो संसाधन, जो स्रोत आवश्यक हैं, उनको स्कूल में उपलब्ध कराएं। तब जाके ये किताब से बाहर निकल के एक संपूर्ण अनुभव बन सकती है। जो पूरी संघर्ष कथा है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा की, वो कथा यही है कि किताब से अनुभव,
ज्ञान को कैसे किताब से निकाल के अनुभव तक ले जाया जाए। संक्षेप में पूरी कथा यही और कुछ नहीं। एक बार जब ज्ञान अनुभव बनता है तो फिर जैसा प्रोफेसर यशपाल ने लिखा है राष्ट्रीय पाठचर्या की शुरुआत में ही, तब एक चस्का लग जाता है। यही शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी हम लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है, इसी बात को लिखा है कि चस्का लग जाता है। फिर आपको बच्चे को रह के मोटिवेट नहीं करना पड़ता, फिर किसी को ये शब्द ही याद नहीं रहता कि मोटिवेशन, क्योंकि वो तो हम देखते हैं कि बच्चे खुद इतने उत्साहित हो जाते हैं कि फिर वो आगे की यात्रा खुद करते हैं। हमें केवल उस शुरुआत में उनको एक तरह का प्रोत्साहन, एक तरह का विशेष अनुभव देने की जरूरत महसूस होती है, बस और कुछ नहीं करना है। एक बार ये अनुभव हुआ कि हाँ इतना इसमें गहराई है कि आदमी उसमें रम जाता है। तो ऐसी स्थिति में इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है कि सृजन उस नियति का शिकार ना बने जिस नियति का शिकार एक से एक अच्छी किताबें हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में बन जाती हैं। एक उपन्यास अगर आप लगा दीजिए परीक्षा कक्षा 11-12 की परीक्षा में, तो वो उपन्यास की भी वही नियति होती है जो एक साधारण पूंजी की होती है, उसकी भी पूंजी निकल आती है। और मैं जब भी किसी इस तरह की बहुत ही सृजनशील कोशिश को देखता था एनसीईआरटी में, तो कई बार अकेले बैठे हुए अक्सर मेरे मन में ये चिंता पैदा होती थी कि जिस दिन इसकी कुंजी निकल आएगी उस दिन क्या होगा। फिर मेरे दिमाग में एक और बात आती थी कि अगर कुंजी निकल आएगी तो कम से कम ये तो सिद्ध होगा कि व्यवस्था को हमने बदला, कुंजीकारों को भी लगा कि इसकी कुंजी निकाली जाए, क्योंकि जब कोई कुंजी निकल आती है तो समझिए फिर किताबें बदलती नहीं है, सरकारें बदलती रहती हैं, किताबें नहीं बदलती, क्योंकि फिर कुंजी उद्योग उसमें शामिल हो जाता है। तो इतना दुखद भी नहीं था ये इस फैंटेसी को करना, लेकिन जो हश्र होता है किताब का वो थोड़ा सा तकलीफ पहुंचाता है। व्यवस्था की चरित्र को इतनी आसानी से कोई बदल नहीं सकता और एनसीईआरटी इससे बहुत लंबे समय से जूझती रही है, लेकिन फिर भी ये किताब काफी उस जूझने की प्रक्रिया में भी बहुत आगे बढ़ी हुई किताब है। इसको आपने देखा ही होगा, एक महीने भर से आप इसको टटोल रहे हैं कि न केवल इसकी विषय वस्तु नई है, नई तरह की है, बल्कि इसकी शैली, इसका जो पूरा डिजाइन है वो भी नया है। मिसाल के तौर पर अब ये किताब एक तरफ तो बात करती है कि हाँ अनुवाद कराना सिखाएंगे या हम सृजनात्मक लेखन, क्रिएटिव राइटिंग का अभ्यास कराएंगे, सिखाएंगे। दूसरी तरफ वो पुस्तक के कलेवर में ही, यानी कि उसकी ढांचे में ही अनुवाद को पिरो देती है। हर एक अध्याय इसका हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, और उसकी जो मूल कथा है वो अनुवाद का विषय बनी है, लेकिन उसमें जो उदाहरण है वो कुछ नए ढंग से लिए गए हैं। अब ये क्यों किया गया, ये आपने खुद ही सोचा होगा कि इसको पढ़ते समय दोनों भाषाओं की क्षमताओं से बच्चे का परिचय होता है, अपने आप ही होता है, और हम देख पाते हैं कि कैसे ये जो पूरा काम है अनुवाद का, ये खुद एक क्रिएटिव काम है, और इसको जब बिना सृजनात्मकता के साथ एक बड़ी ही एक मशीनी ढंग से किया जाता है तो उसका क्या परिणाम होता है ये हम जानते हैं, क्योंकि हम बहुत सी ऐसी चीजों का अनुवाद देख चुके हैं जो कि बहुत ही इस तकनीकी ढंग से या बहुत ही केवल एक मैकेनिकल ढंग से कर दी गई है। मुझे अपने कार्यकाल में, एनसीईआरटी में अपने कार्यकाल का जो सबसे इस तरह का तीखा अनुभव है वो है जबकि हमारी पाठचर्या, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा उर्दू में अनुदित है। पूरे 7 बार इसको वापस होना पड़ा, 7 बार, और फाइनेंस कमेटी को कम से कम 3-4 बार इसको दोबारा देखना पड़ा कि हमको बार बार क्यों कराना पड़ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि दुनिया में भगवान का दूसरा रूप है ऑडिट, पूछता है कि ठीक है आपको नहीं अच्छा लगा, लेकिन सरकारी पैसे का ऐसा प्रयोग आप कैसे कर रहे हैं कि अभी अनुवाद होके आया फिर आप कह रहे हैं दोबारा होगा। वो इसीलिए हुआ क्योंकि उर्दू भाषा के जो हमारे विशेषज्ञ थे, दिल्ली में बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ इस भाषा के हैं, उन्होंने हर प्रारूप पर कहा कि नहीं अभी इसके साथ न्याय नहीं हुआ, और हमारी भाषा में गुंजाइश है इस बात की कि वो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा जैसे कठिन दस्तावेज को ला सके अच्छी तरह से उर्दू में, इसकी मजाई अभी पूरी नहीं हुई है। तो हमारे सामने कोई और विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि उसकी मजाई जारी रहे, ये व्यवस्था प्रशासन करे, वित्तीय व्यवस्था करे, प्रशासनिक व्यवस्था करे। कई विषयों के साथ ये हुआ। कक्षा 6 की विज्ञान का एक किस्सा मुझे याद है कि अनुवाद हुआ, दोबारा अनुवाद हुआ, फिर भी उसमें जान नहीं थी कि एक 6ठी क्लास के बच्चे को
हिंदी में ये महसूस हो कि यार मेरी ही भाषा में विज्ञान का अनुभव देने वाली किताब है ये। तकनीकी अनुवाद था एक तरह से, जो वैज्ञानिक शब्दावली आयोग इत्यादि से तो पास हो जाता, वहां से तो कुछ भी पास हो जाता है लेकिन जिसमें बच्चे को वो आनंद नहीं मिलता। इन तमाम अनुभवों से, और अगर आप देश भर में इस समय जाएं तो आप खुद महसूस करेंगे। मैं भी डिब्रूगढ़ गया था कोई 10 दिन पहले, वहां सबसे बड़ी शिकायत मुझे वहां के मंत्री महोदय ने यही की कि हमने जो असमिया में अनुवाद करवाया है आपकी किताबों का, उसकी शिकायतें आ रही हैं। मैंने कहा ये तो मैंने आपसे 3 वर्ष पहले कहा था कि शिकायतें आएंगी अगर आपने अनुवाद का कार्य किसी को सौंप दिया। अनुवाद का कार्य तो लगातार उन लोगों के साथ बैठकर होना चाहिए जिन्होंने किसी किताब की मूल रूप से रचना की है। एक एक शब्द पर बहस होनी चाहिए, तब जाके वो किसी दूसरी भाषा में आ पाता है। लेकिन आपने किसी को सौंप दिया तो उसके बाद यही होगा कि असमिया बोलने वाले बच्चों के साथ अन्याय का एक जरिया बन गई है वो किताबें, क्योंकि अंग्रेजी से सीधे असमिया में अनुवाद किया, यहां तक कि हिंदी की भी मदद नहीं ली। तो वो जल्दी से उन्होंने 1-2 महीने के अंदर करके छाप दिया। क्योंकि त्रिपाठी जी यहाँ मौजूद हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये इस फाइल को आगे बढ़ाएंगे और पूछवाएंगे कि ये कैसे किया। क्योंकि जो 3 वर्ष पहले की चर्चा थी असम के साथ, वो यही थी कि वो इस बात को समझेंगे कि अनुवाद की जिम्मेदारी एनसीईआरटी के ऊपर अंत में आएगी, इसलिए अनुवाद करा के अप्रूवल के लिए वो यहाँ भेजेंगे। और उन्होंने नहीं भेजा और छाप भी दिया। तो अनुवाद का जो पूरा मामला है हमारे देश में बहुत ही एक मुश्किल मामला है। आखिर एक बहुभाषी देश है, इसके लिए अनुवाद कोई साधारण सरकारी काम नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा एक जिम्मेदारी का काम है। अब इस काम को सृजनशील मानने की परंपरा हमारे समाज में नहीं है। हिंदी में ये जो शब्द है अनुवाद, इसी से आप समझ सकते हैं कि इसको सृजनशील नहीं माना गया। अनुवाद का मतलब हुआ जो बाद में बोला जाए, अनुवाद जो पीछे पीछे चले, जैसे अनुज जो छोटा भाई है, कोई इसकी हैसियत नहीं होती, इसी तरह से अनुवाद है कि किसी ने संवाद किया